हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत में राज्यों का पुनर्गठन। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन होता है, किस तरह से भारत में बहुत सारे जो देशी रियासतों उनको मिलाकर एक अखंड भारत बनाया जाता है। और इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। फजल अली आयोग का संबंध किससे है, इसके दर समिति का गठन कब किया गया, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह बनेगा, 7वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। फिर पूछेगा कि सिक्किम का गठन कब हुआ, नागालैंड, है ना। फिर बंबई और गुजरात, इन सभी राज्यों का अस्तित्व कब आया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल चीजों को देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर ले भारत में राज्यों का पुनर्गठन। तो देखते हैं कि भारतीय संघ, तो ये जो भारतीय संघ है ये 1947 के आसपास है, जब भारत आजाद होता है, यानी ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के जाते हैं। तो भारत की स्थिति आज जैसे नहीं थी, है ना। जैसा अभी का जो परिदृश्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और बहुत ही शेड्यूल तरीके से, यानी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारा देश चल रहा है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब भारत की स्थिति अंग्रेजों ने तितर बितर कर दिया था, यानी भारत बहुत ही खंडों में विभाजित था। देखिए आप यहाँ पर, तो 11 को ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है। फिर 4 इधर है, 562 देशी राष्ट्र हैं, यानी भारत छोटे छोटे खंडों में बांट कर गया था भारत को। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ये खंडित भारत को यूनाइट करके एक अखंड भारत की परिकल्पना को सामने लाया, और अभी का जो अखंड भारत है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये जो भारतीय संघ है, तो 1947 में जो भारतीय संघ था वो ये 3 भागों में विभाजित था। पहला तो ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में 11 गवर्नर प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये गवर्नर प्रांत में गवर्नर और गवर्नर जनरल द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता था, ठीक है। वो गवर्नर ही डायरेक्ट शासन करते थे। तो ये क्षेत्र कौन सा होता होगा, तो बंबई, मद्रास, कोलकाता, अवध, इन सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट शासन करते थे। एक होता चीफ कमिश्नरी, तो चीफ कमिश्नरी वैसा क्षेत्र होता था जो अभी का केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिए। तो ये 4 क्षेत्र थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कितने चीफ कमिश्नर थे, तो 4। कौन कौन, तो ABCD, A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। चलिए अब देखते हैं देशी रियासत। तो उस समय जो देशी रियासतों की संख्या 562 थी, यानी भारत जब आजाद होता है और विभाजित होता है, उसके बाद भारत में 562 देशी रियासतें बच जाती है। देशी रियासत कौन होते थे, तो यहाँ पर राजा महाराजा द्वारा शासन किया जाता था, ठीक है। इनको इंग्लिश में प्रिंसली एस्टेट भी बोलते हैं, राजवाड़े भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो राजवाड़े होते थे, ये जो देशी रियासत के जो राजा होते थे, वो अपना सर्वोच्च शक्ति मानते थे ब्रिटिश सरकार को, यानी ब्रिटिश सरकार के फॉलोअर्स थे। ब्रिटिश सरकार के इजाजत पे अपना ही ये शासन चलाते थे। तो देखिए इस तरह से ये फिगर से आप लोग समझ पाइएगा कि ये राजा है, ठीक है। ये आंतरिक जितनी भी शासन होता था वो राजा करते थे, लेकिन इसकी बाह्य गतिविधि यानी जो डिफेंस यानी रक्षा संबंधी मामले, जैसे सेना कितना रखना है, कितना बालू गोरा बारूद रखना है, ये सभी डिसाइड करता था ब्रिटिश सरकार। या फिर फाइनेंशियल स्थिति, कितना वेतन किसको देना है, कितना पैसा चाहिए किसी राज्य को, ये डिसाइड करता था ब्रिटिश सरकार। और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी किसी देशी रियासत को का दूसरे देशी रियासत के साथ कैसा संबंध हो, वो संबंध कौन बनाएगा, तो ये ब्रिटिश सरकार डिसाइड करता था। यानी ब्रिटिश सरकार के रहमो करम पर यहाँ क्या जो राजा होते थे वो अपना शासन चलाते थे। तो ये टोटल 562 थी, ठीक है। अब देखते हैं जो फ्रांस और पुर्तगाल। तो जैसा आपको पता है कि यूरोप से बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आती है और अपने अपने हिसाब से भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेती है। तो जो फ्रांसीसी ने जिस क्षेत्र का अधिग्रहण किया था वो क्षेत्र था पौंडीचेरी का क्षेत्र, तो इसे भी भारत में मिलाया गया। और पुर्तगाली, तो ये भी आता है, और गोवा और दमन द्वीप के एरिया को इसने भी अधिकार में ले रखा था। तो इन सभी क्षेत्र को मिलाकर भारत बनाया जाना है, ठीक है। तो कैसे समूह हो पाया वो चीज आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया, यानी ये जो ब्रिटिश इंडिया, यहीं पर सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार करती है। कैसे, तो आगे समझेंगे।
देखिए भारत स्वतंत्र, तो भारत स्वतंत्र हुआ, एक योजना आती है माउंटबेटन योजना। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना लेकर आया भारत में, जिसे बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ब्रिटेन से लेकर इंडिया में आते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत स्वतंत्रता मिली किस योजना के तहत, तो माउंटबेटन योजना। कब, तो 3 जून 1947। इसे 3 जून की योजना भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो ये जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश इंडिया में सत्ता का हस्तांतरण होता है और देशी रियासत में सर्वोच्चता समाप्त होती है। अब ये समझिएगा आप लोग, ब्रिटिश इंडिया में सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया थी, यहां पर ही हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन थे बस यहीं पर चले थे, इसी एरिया में, है ना। ये जो ब्रिटिश इंडिया यानी 11 जो गवर्नर प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहीं पर जितने भी मूवमेंट का आप नाम जानती हो, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो जितने भी आंदोलन चले हैं ये ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में चले हैं। यानी जितने भी भारतीय नेता के बारे में आप जानते हैं, ये ब्रिटिश इंडिया के नेता थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी इस क्षेत्र के ही नेता थे। बाकी जो देशी रियासतें थी, यहाँ पर कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा था, ठीक है। इतना तो समझ पाए आप लोग। क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि ये तो ब्रिटिश इंडिया के रहमो करम पर पल ही रहे थे राजा, और राजा अपने जनता को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा था। तो वहां के जो लोग थे कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बस ये छोट-मोट जगहों पे होती थी। तो इसी तरह से तो जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के जाते हैं, यानी उनको लगता है कि अब हम भारत में नहीं रह सकते, तो ब्रिटिश इंडिया में जो सत्ता होता है वो भारतीय नेताओं के हाथ में छोड़ के चल जाती है कि लीजिए अब अपना शासन कीजिए। तो यहाँ पर होता है सत्ता का स्थानांतरण, है ना। यानी ब्रिटिश सरकार से अब सत्ता भारतीय नेताओं के हाथ में आ गई। तो आपको पता है कि अंतरिम प्रधानमंत्री इस टाइम बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और अंतरिम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। अब देशी रियासतों में क्या होता है, तो यहाँ पर सर्वोच्चता की समाप्ति हो जाती है। यानी जो सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश सरकार के ही वो कंट्रोल में था, देशी रियासत के राजा हैं, तो ब्रिटिश सरकार इस जगह को छोड़ के चल जाती है और राजा हो जाता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। अब इसकी सर्वोच्च शक्ति खत्म हो गई, यानी अब यही सुप्रीम पावर हो गया। अब राजा चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकता है, या फिर भारत में मिल सकता है, या फिर पाकिस्तान में, है ना। यानी अपनी बाहरी और आंतरिक जितने भी निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र था, है ना। तो इसके ऊपर सर्वोच्चता, जो ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता थी, वो तो समाप्त हो गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार यहां चला गया। तो इस तरह से 562 जो देशी राजाएं थे वो स्वतंत्र हो गए। अब उनको लगा कि मैं अब अलग अलग देश बनाऊंगा, सबको लगा कि मैं एक अलग देश बनूंगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि हर एक देशी रियासत एक अलग देश बनाकर अपने तरह से शासन करता, तो भारत कितनी खंडों में विभाजित हो जाता, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस की नीति देशी रियासतों के संबंध में क्या थी। अब कांग्रेस नेता, यानी भारतीय जितने भी नेता थे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर राजेंद्र प्रसाद, सारे कांग्रेसी नेता थे, ठीक है। तो उनके द्वारा रियासतों के संबंध में नीति लाई गई। उनको लगा कि अगर 562 जो देशी रियासत है ये अलग अलग तरीके से शासन करने लगेंगे, तो फिर तो भारत में अखंड भारत का सपना ही साकार नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक नीति लाई, और इस नीति में 3-4 पॉइंट है। पहले उन्होंने बोला कि भारत या पाकिस्तान में देशी रियासतें शामिल होगा, ठीक है, कोई देशी रियासत स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरा, भौगोलिक निकटता, यानी अपनी भौगोलिक निकटता, यानी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार कि आप किस देश के साथ अपना ज्योग्राफिकल कंडीशन शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एरिया यहाँ पर है, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता तो वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, अगर वो भारत के साथ रहना चाहता तो भारत के साथ रहेगा। लेकिन कोई देशी रियासत यहाँ पर है तो ये तो भारत में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार अपना निर्णय करेगा। दूसरा, जनमत संग्रह, और दूसरा ऑप्शन है जनमत संग्रह का भी, कि आप अपने जनता से जनमत संग्रह करवाइए कि आपको किस देश में रहना है, ठीक है। ये सब देशी रियासतों के संबंध में। तीसरा, देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 आते आते जितने भी देशी रियासतें थी सभी भारत में शामिल हो गए। जिनको पाकिस्तान में शामिल होना था वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, जिनको भारत में शामिल होना था वो भारत में शामिल हो गए। मात्र तीन देशी रियासत को छोड़कर, ये 3 देशी रियासत भारत के सीमा क्षेत्र में थे, और ये तीनों अपने तरीके से मनमाने ढंग से अभी तक शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो देखते हैं जो पहले तो 3 देशी रियासत में पहला जो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का लोकेशन ये है,
यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर था, और ये जम्मू एंड कश्मीर दोनों से अपना सीमा शेयर करता था, फिर पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। तो इनको लग रहा था कि मैं स्वतंत्र देश रहूंगा तभी ठीक है। देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान वालों ने इस एरिया पर आक्रमण करना शुरू हुआ, यानी पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना शुरुआत किया। तो यहाँ के जो राजा थे जम्मू कश्मीर का, राजा हरि सिंह, उनको पता लगा ये बातें, तो ये इंडिया से मदद मांगने के लिए आए, और फिर एक विलय पत्र के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, और फिर यहाँ से मिलिट्री कार्रवाई की गई भारत से, फिर यहाँ से लोगों को भगाया गया पाकिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी ये गुजरात के एरिया का क्षेत्र था, और ये यहाँ पर जनमत संग्रह के अनुसार यहाँ पर ही 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि हैदराबाद, तो हैदराबाद के बारे में जान ले कि हैदराबाद का सिचुएशन था वो इस जगह पे था। ठीक है, और ये हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने भी बोल रखा था कि मैं स्वतंत्र रहूंगा या फिर भारत का अंग बनूंगा। लेकिन आप देखिए कि इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन है तो इंडिया में, ये पाकिस्तान में कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर ये मानने को बाध्य नहीं था, ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं भारत में मिलूं, ठीक है, मैं स्वतंत्र रहूंगा। तो यहाँ के जो लोग थे, और यहाँ के जो लोग थे हैदराबादी लोग, उनका मानना था कि वो भारत में मिलेंगे। भारत में मिलने के लिए वहां पर जो हैदराबाद के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ का जो निजाम था हैदराबाद का, उन जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे भारत में मिलने के पक्ष में, उसको दबाना कोशिश किया, है ना, दबाने की कोशिश की अपने पुलिस का कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, तो ये बात भारतीय नेताओं को पता लगा, और भारतीय नेताओं ने यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद निजाम, यहाँ हैदराबाद में निजाम को हटाया गया। यहाँ के निजाम यहाँ से भागकर पाकिस्तान चला गया, और फिर सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत का अंग बना दिया गया। तो इस तरह से ये पूरा देशी रियासतों का विलय भारत में हो गया। अब अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो रही थी, लेकिन इन सभी को, यानी इन देशी रियासतों को एक करने में, विलय करने में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी एक नीति थी स्टिक एंड कैरेट की नीति। स्टिक एंड कैरेट की नीति के तहत उन्होंने, सरदार पटेल और बीपी मेनन, इन दोनों ने मिलकर जितनी भी भारत के देशी रियासतें थी उन सभी को भारत में मिलाया। इसीलिए भारत के जो सरदार वल्लभ पटेल है उनको भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क, एकीकरण के जनक, इन सभी को नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके इन नीति के तहत ही भारत अभी अखंड भारत का सपना साकार हो पाया। हाँ, तो ठीक है, तो देखिए कि इन सभी देशी रियासतों का विलय तो भारत में हो गया। अब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, यानी राज्य बनाया जाना चाहिए ताकि भारत में शासन व्यवस्था अच्छे से चले। अब देखिए राज्यों का होता है पुनर्गठन, ठीक है, अनुच्छेद 1 किसी के तहत राज्यों का पुनर्गठन होता है। और उस समय जो राज्य थे उनको 4 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए में ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के 9 राज्य बनाए गए। ब्रिटिश इंडिया, आप देखिए यही ब्रिटिश इंडिया, ये जो गवर्नर प्रांत है इनको 9 राज्य में विभाजित किया गया, उनको ग्रुप ए में रखा। ठीक है, ग्रुप बी, तो ग्रुप बी में रखा जो देशी रियासतों को, जितना देशी रियासत थी 562, है ना, इन सभी देशी रियासतों को 9 राज्यों में विभाजित करके देशी रियासत को ग्रुप बी में रखा। ठीक है, अब ग्रुप सी में किसको रखे, तो ग्रुप सी में बना केंद्र शासित प्रदेश, और ये केंद्र शासित प्रदेश थे, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो इनको ग्रुप सी में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ग्रुप डी में वैसे क्षेत्र रखे गए जैसे अंडमान निकोबार, और दूसरा अर्जित प्रदेश बोले तो जो फ्रांसीसी और पुर्तगाली, फ्रांसीसी से पांडिचेरी और पुर्तगाली से गोवा दमन द्वीप को जो छीना गया उसे ग्रुप डी में रखा गया। तो इस तरह से हो गया राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन ये जो राज्य का पुनर्गठन था इनके कोई मायने नहीं देखे, ठीक है, इनमें ये कोई सिस्टमेटिक नहीं था। तो और यहाँ के जो लोग थे भारतीय लोग का मांग था सब में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। उनके एवज में लोग आंदोलन करने लगे, यानी सभी का डिमांड था कि भाषा के आधार पर राष्ट्र बने। तो इसके हिसाब से भारत में आंदोलन शुरुआत हो गया। ठीक है, कई जगह आंदोलन उग्र होने लगे। तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के लिए फिर से एक कमेटी का गठन किया, जो कमेटी का नाम था एस के धर कमेटी, है ना। एस के धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो
पूर्व जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, एसकेधर कमेटी। इस कमेटी का गठन किया गया जून 1948 में। ठीक है, इन्होंने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। अगर इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो फिर ऐसे बहुत सारे राज्य बन जाएंगे जो भाषा के आधार पर हैं। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर इतने राज्य बन जाएंगे जिसका प्रशासन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत अधिक भाषा बोली जाती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम लोग भारत में राज्यों का निर्माण प्रशासनिक और ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कर सकते, भाषा के आधार पर नहीं। अब इनकी रिपोर्ट सुनकर लोगों में और रोष फैल गया, है ना। लोगों ने आंदोलन को और उग्र तरीके से करने लगे। तो इस कमेटी की समीक्षा के लिए फिर से कांग्रेस द्वारा एक जेबीपी समिति का गठन किया गया, कांग्रेस द्वारा, है ना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिसंबर 1948 में कमेटी का गठन किया गया और इसके सदस्य ये थे। और अप्रैल 1948 में उन्होंने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि जो एसकेधर कमेटी में जो रिपोर्ट आई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया और इन्होंने बोला कि प्रशासनिक आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट को सुनकर लोगों में जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग कर रहे थे वो आंदोलन काफी बेहद मतलब बेलगाम हो गई। ठीक है, वहीं देखिए कि तेलुगु भाषा क्षेत्र को लेकर जो आंदोलन चला था महाराष्ट्र में, है ना, पोट्टी श्रीरामल्लू के नेतृत्व में, उनका 56 दिन आमरण अनशन पे 15 दिसंबर 1952 में उनकी हो गई मृत्यु। और उनकी मृत्यु के बाद ये जो आंदोलन था हिंसक रूप ले लिया। तो उस समय के तत्कालीन सरकार द्वारा भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953, जिसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। यानी तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए पहला राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछता बहुत बार कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। ये देखिए आंध्र प्रदेश यही क्षेत्र है, ये तेलुगु भाषी क्षेत्र था जो प्रथम भाषाई आधार पर गठित राज्य था।